guys, how are you? Myself Priyanshi Agrawal and welcome to our channel शिवगुण एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अलीन्स का लेक्चर नंबर 2। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अलीन्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पर टाइप करिए हेलो अल्केन्स हेलो अलीन्स 01 शिवगुण एकेडमी, वो लेक्चर देख के फिर यहाँ आइए। और अगर आपको क्लासिफिकेशन और IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में पता है हेलो अल्केन्स और हेलो अलीन्स के, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, यानी कि जो ये हमारे हेलो अल्केन्स जिन्हें हम अल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं, उनके प्रिपरेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, किन किन तरीकों से हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है हैलोजिनेशन। फर्स्ट मेथड इज हैलोजिनेशन। ये हमारा मतलब किस प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम रिएक्शन के टाइम पे HNO से रिप्रेजेंट करेंगे बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा हैलोजिनेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये कौन से मैकेनिज्म की वजह से होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है, पहले हम रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद ही हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो हैलोजिनेशन यानी कि हमें हैलोजन आइटम ऐड कराना है। ठीक है, तो कराएंगे काय में? अल्केन में। सबसे बेसिक अल्केन कौन सा होता है? मीथेन। ठीक है, अब इसको हम क्या कराएंगे? इसको हम Cl2 से रिएक्ट कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में HNO। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे ये एसिड तो है CH3H, 4 H है। ठीक है, यहाँ से एक H निकल जाएगा, इसकी जगह Cl बन जाएगा, बस CH3Cl। ठीक है, और एक H निकला और एक यहाँ Cl बचा। H और Cl ने अपने आप बॉन्ड बना लिया और यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब एक मैकेनिज्म इसका भी हम आगे देखेंगे, पहले रिएक्शन जान लेते हैं। इसके बाद फिर से हम Cl2 से रिएक्ट कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पे HCl निकला था, वैसे अब यहाँ पे HCl निकल जाएगा और यहाँ से एक और हाइड्रोजन हट जाएगा और एक और क्लोरीन एटम लग जाएगा CH2Cl2। ठीक है, यहाँ 3 थे, एक और हट गया, 2 बचे, और यहाँ पे एक था, एक क्लोरीन ऐड हो गया, 2 हो गए। सिंपल। अब हम फिर से इसको Cl2 से रिएक्ट कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, वही होगा। यहाँ पे भी HCl निकल जाएगा, एक H और निकल जाएगा और एक Cl और ऐड हो जाएगा। तो एक H निकल गया, 2 थे तो एक बचा, एक Cl ऐड होएगा तो यहाँ 2 थे तो अब यहाँ 3 बचे। ठीक है, तो अब हम फिर से इसको Cl2 से रिएक्ट कराएंगे HNO की प्रेजेंस में, और फिर वही होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, फिर वही एक और H हट जाएगा, यानी अब तो एक ही बचा है, तो जो है वो भी हट जाएगा और एक और Cl लग जाएगा। तो अब इसका आप लोग नाम बताइए, इसका नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे हमने अपना हेलो अल्केन प्रिपेयर कर दिया। अब ये तो बात थी बिल्कुल बेसिक से अल्केन की। अब हम थोड़ी रंग कार्बन चेन दे दें, जैसे कि CH3, CH2, CH3
बताइए आप लोग। प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है ना, तो मेथ एट टॉप, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब वही इसमें होगा, इसकी भी रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे HNu की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ तो था ही एक कार्बन क्लोरीन के एडिशन के लिए, और यहाँ तो तीन कार्बन है जिससे क्लोरीन ऐड हो सकता है, या तो इससे हो सकता है, या इससे हो सकता है, और या इससे हो सकता है। ठीक है, इन 3 कार्बन से क्लोरीन ऐड हो सकता है। अब किससे होगा, इन दोनों में से किसी से भी हो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को हम एक ही कंसिडर कर लेंगे, या तो इससे हो और या इससे हो। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, एक में क्लोरीन इस कार्बन से ऐड होएगा, एक में इससे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH2, इसमें भी वही होगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन एक निकल जाएगा और क्लोरीन आके रख जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन है, एक निकला तो 2 बचे, और एक क्लोरीन हमारा रख गया। ठीक है, अब इस कार्बन से क्लोरीन लगेगा, इसमें भी वही होगा हमारा, 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी इसके पास, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा। ठीक, अब 2 प्रोडक्ट बने। अब इसमें ऐसी भी तो बात आ सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बना, कौन सा कम बना, मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। तो इसमें ये प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है और ये प्रोडक्ट हमारा माइनर होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये रिएक्शन हमारी कैसे गई होगी, मानिए। चलिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, फिर ये बात जानेंगे कि ये मेजर होता है, ये माइनर, ऐसा क्यों। पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या होते हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन मैकेनिज्म में कर देंगे, फिर उसके बाद आपको ये मेजर माइनर वाली बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए। तो हम देखेंगे जब हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन देखी वो किस मैकेनिज्म के वजह से प्रोसीड करती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिसकी से प्रोसीड करती है। फर्स्ट स्टेप इसमें होता है इनिशिएशन, यानी किन किन स्टेप से वो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, कैसे शुरू हो गई। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए था Ci2 यानी क्लोरीन। तो ये दोनों एक ही एटम्स है, तो इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे इनका क्या होगा, इनका यहाँ पे होगा होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में होगा क्या कि दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज, और ये दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो गए। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप है इसका प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन यानी कैसे और आगे ये प्रोसीड होगी। अब इसके बाद हमारा क्या आया था, अल्केन, यानी जो हमने दिया था मीथेन। अब यहाँ क्या होगा, ये ऐसे, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से थोड़ी अटैच होता है, ये तो आप सभी को पता होगा, ये कार्बन से अटैच होता है। तो अब यहाँ पे तो कार्बन और हाइड्रोजन में आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहाँ क्या होगा, वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था नहीं, तो इसलिए होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। यहाँ आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा। क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी रिएक्शन में अगर एक बार फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है तो वो पूरी रिएक्शन पे फ्री रेडिकल से ही जाती है। ठीक है, तो ये और ये वाला बॉन्ड ये और ये इधर को टूट जाएगा। इसमें भी तो यही है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है
उससे ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक बना मिथाइल फ्री रेडिकल, एक बना हाइड्रोजन का रेडिकल और एक यहाँ Cl का रेडिकल है। तो ये दोनों हाइड्रोजन का और क्लोरीन का फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तभी वहां पे हमारी रिएक्शन में HCl निकल रहा था। ठीक है, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल हमारा ऐसे बचा रहेगा। यहाँ बचा रहा मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl। ठीक, अब क्या होगा, अब इस मिथाइल फ्री रेडिकल ने कहा कि क्लोरीन ने मुझे मारा, अब मैं इसे मारूंगा। इसने मेरा बॉन्ड हाइड्रोजन से तोड़वा दिया, तो अब मैं भी इसका बॉन्ड क्लोरीन से ब्रेक करवा दूंगा, मैं भी तोड़वा दूंगा। यहाँ पे क्लोरीन ने इसे मारा, इसका बॉन्ड टूट गया, तो मैं भी अब क्लोरीन को जाके मारूंगा, मैं भी इसका बॉन्ड तोड़ूंगा। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल आएगा और क्लोरीन का बॉन्ड फिर से ऐसे टूटेगा और यहाँ पे हमारा CH3Cl और एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये कैसे बना है तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ एक फ्री रेडिकल बना, यहाँ एक फ्री रेडिकल बना, ये मिथाइल फ्री रेडिकल और इथाइल, इसने आपस में बनाया बॉन्ड और क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारा बचा रह गया। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्मिनेशन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इसे मारा मीथेन को, ये हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन को मारा, ये हमारा फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। ऐसे ये प्रोसेस चलती जाएगी। क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से मीथेन को मारेगा, फिर से मिथाइल फ्री रेडिकल में, मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन को मारेगा, वो फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल में। तो ऐसे तो प्रोसेस चलती जाएगी। अब ये प्रोसेस हमारी टर्मिनेट कहाँ पे होगी, तो खत्म कहाँ पे होगी, तो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं टर्मिनेशन का। अब जितने भी फ्री रेडिकल्स हमारी पूरी मैकेनिज्म में बने हैं, वो सारे फ्री रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, देखिए, ये हमारा एक बना मिथाइल फ्री रेडिकल, ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा इथेन। और ये हमारा बिल्कुल ट्रेसेस में मिलता है हमें हमारी रिएक्शन में, बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, अब क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगे। बस दो ही फ्री रेडिकल्स थे, लेकिन ये आपस में भी तो बॉन्ड बना सकते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएगा CH3Cl और ये रिएक्शन हमारी ऐसे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। लेकिन अभी हमने आपको इससे पहले एक चीज और पढ़ाई थी कि जब लॉन्ग कार्बन चेन्स होंगी तो एक प्रोडक्ट मेजर था और एक प्रोडक्ट माइनर था। क्यों, अब देखते हैं वो बात। क्या रिएक्शन थी, CH3 CH2 CH3 हमारा रिएक्ट कर रहा था Ci2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और HCl निकल रहा था और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे थे, CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CHCl और CH3, जिसमें हमारा ये मेजर था और ये माइनर था। क्यों था ऐसा, ऐसा हमारा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ देखिए क्या, ये तो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पे भी तो ये हमारा फ्री रेडिकल एक ये बना होगा, फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल आया होगा यहाँ पे और इसने इससे बॉन्ड बना दिया होगा ऐसे। और यहाँ क्या हुआ होगा इस माइनर वाले प्रोडक्ट में, माइनर वाले में भी यही हुआ होगा, CH3 CH2 CH2, ये फ्री रेडिकल होगा और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल होगा, इसने आके इससे बॉन्ड बना दिया होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट में जो ये माइनर, ये क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल is more stable than 2 degree, is more stable than 1 degree, is more stable than 0 degree। 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इससे कम।
1 डिग्री की उससे कम, और 0 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। अब 3 डिग्री का मतलब तो आप जानते होंगे, 2 डिग्री का भी। यहाँ देख लीजिए, जैसे कि ये कार्बन है, ये और 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसका मतलब ये 2 डिग्री, और ये कार्बन ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि ये 1 डिग्री। इसलिए ये हमारा माइनर हो गया और ये हमारा मेजर हो गया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल कम स्टेबल। अब एक बात और आती है, ये मेथड हैलोजिनेशन का हायर अल्केन्स के लिए नहीं अच्छा होता। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा एक मेजर बन गया, एक माइनर बन गया, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिल जाता है। इसलिए ये मेथड हमारा हायर अल्केन्स के लिए अच्छा नहीं होता है। लोअर अल्केन में तो हमने देखा था, हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल गया, हम रिएक्शन कराते जा रहे हैं आगे तो। लेकिन यहाँ तो एक बार की रिएक्शन से 2 प्रोडक्ट मिल गए, यहाँ पे हमें मिक्सचर मिल गया, तो इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं होता है हैलोजिनेशन का हायर अल्केन्स के लिए। तो हैलोजिनेशन के लिए अभी हम और आगे इसके की पॉइंट्स देखेंगे, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए। वीडियो को पॉज किए, नोट्स बनाइए। देखते हैं कुछ की पॉइंट्स इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। हैलोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यानी कि हमारे पास हैलोजन एटम्स तो बहुत सारे, मतलब 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो कौन से हैलोजन के एटम के साथ रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा? F2 के साथ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, फिर Cl2 के साथ, फिर Br2 के साथ और फिर I2 के साथ। F2 में रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा और I2 में रेट ऑफ रिएक्शन हमारा स्लोएस्ट होगा। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, फ्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन, ये हमारा बॉन्ड छोटा, ये हमारा बॉन्ड बड़ा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, या इसे हम E1 मान लेते हैं, इसकी E1 ज्यादा और इसकी E2 इसके कंपैरिजन में कम। तो जब इनका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जब अलग अलग F बन जाएंगे 2 फ्री रेडिकल, तो ये दोनों हमारे इस बॉन्ड की आधी आधी एनर्जी लेके निकल जाएंगे, यानी कि हर एक फ्री रेडिकल के पास हमारी आ जाएगी E1/2 और इसके पास भी हमारी आ जाएगी E1/2। ठीक है, अब ऐसे यहाँ होगा, इनका होगा हमारा होमोलिटिक क्लीवेज, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए 2। ऐसे यहाँ पे भी ये दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल भी इस बॉन्ड की आधी आधी एनर्जी लेके ब्रेक हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, यानी इसके पास भी होगी एनर्जी E2/2 और इसके पास भी होगी एनर्जी E2/2। ठीक है, तो E1 हमारी ज्यादा है एज कम्पेयर टू E2, बिकॉज क्लोरीन का बॉन्ड छोटा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। जब E1 ज्यादा है, यानी कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये हमारा अभी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जैसे अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है, मुझे तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, वो स्टेबल कम है, वो अभी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे क्लोरीन, उसके पास एनर्जी कम है, तो नहीं मैं तो अभी कुछ स्टेबल हूँ एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो मैं उतनी जल्दी रिएक्शन में वो नहीं जाएगा। तो इसलिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। अब यही एक वर्ड आता है सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उसकी उतनी ही कम सिलेक्टिविटी होगी। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो आप सिलेक्टिव कम होंगे,
मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो कुछ भी दे, तो मुझे पिज्जा बर्गर ही नहीं चाहिए, मैं तो रोटी भी खा लूंगा। तो ये आपका सिलेक्टिविटी है, आप सिलेक्टिव नहीं हो ज्यादा, आपको कुछ भी दे दिया जाए आप खा लोगे, लेकिन आप रिएक्टिव ज्यादा हो, यानी आपको ज्यादा भूख लगी है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई आपकी, आपको भूख ज्यादा लगी है, सिलेक्टिविटी कम हो गई, आपसे उससे नहीं रिएक्ट, आपसे पिज्जा बर्गर नहीं खाओगे, आप कुछ भी खा लोगे इस टाइम दे दिया जाए, यानी आपकी सिलेक्टिविटी कम हो गई। तो जिसकी जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उसकी उतनी ही कम सिलेक्टिविटी, यानी क्लोरीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो फ्लोरीन की सबसे कम सिलेक्टिविटी। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी रेशियो। ये और ये दो बनते हैं हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स। अगर अब यहाँ ब्रोमीन लगाओ, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा 98%, ये प्रोडक्ट 2%। ये तो बात ठीक है भाई, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, 1 डिग्री वाला कम, कोई तो ये भी तो 2 डिग्री वाला है, ये भी 98% बनना चाहिए क्या? नहीं, ये हमारा बनेगा 72% और ये बनेगा 28%, क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी कम है और इसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा है। ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी कम है, ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी ज्यादा है और क्लोरीन की सिलेक्टिविटी कम है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट हमारा कम बनेगा। ये होता है रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम देखेंगे इसका दूसरा की पॉइंट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए। दूसरा की पॉइंट क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। अब हम इसमें अल्केन को रिएक्ट कराएंगे HI के साथ, तो इसमें बनेगा हमारा CH3I और H2। ठीक है, ये रिएक्शन सभी को समझ में आ रही होगी। सॉरी, यहाँ HI के साथ नहीं कराते हैं, यहाँ I2 के साथ कराते हैं। ठीक है, और यहाँ HI निकलेगा। वही है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हटा और आयोडीन लग गया, और दूसरा जो आयोडीन का फ्री रेडिकल बचा उसने HI से H और I के साथ बॉन्ड बना दिया, ये बन गया। अब आप ये देख रहे हो सारी रिएक्शन में मैंने ऐसा तो लगाया था, लेकिन इसमें मैंने ऐसा क्यों लगा दिया? क्योंकि ये रिएक्शन आगे की तरफ भी प्रोसीड कर रही है और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, अमाउंट बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट्स की, ये रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करने लग जाएगी। और इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे? वरना तो हमारे प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? HI को हम HiO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे और ये हमारा बना लेगा I2 और H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने से रोकने के लिए हम जो यहाँ HI फॉर्म किया है उसे ही रिमूव कर दें। तो यानी अब इसको बनाने के लिए इसके पास कंप्लीट है ही नहीं, सिर्फ CH3I थोड़ी बैकवर्ड जा रहा था, CH3I और HI दोनों मिलके बैकवर्ड जा रहे थे। तो जब हमने HI को ही हटा दिया यहाँ से, तो वो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं और हमें यहाँ पे अपना एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नोट्स में, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन HI is reacted with HiO3। ठीक है, तो ये तो हमारी सेकेंड की पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड की पॉइंट क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्केन। अब ये तो मैंने अभी बताया था
3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री। तो वही 3 डिग्री वाला आल्केन सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 0 डिग्री। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्केन। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 degree, and 2 degree is more stable as compared to 1 degree, and it is more stable as compared to 0 degree. ठीक है, तब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। इस जो अब हम रिएक्शन बताएंगे उसे हम नेम रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये आप लोग नेम्स जरूर नोट कीजिएगा, ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट नेम रिएक्शन से भी पूछी जा सकती है। राइट द रिएक्शन ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन, मतलब व्हाट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, आप डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है। नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक में जितनी भी होती है वो सारी ही हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम इसमें करते क्या है, इसमें हम अल्काइल हैलाइड को, या हैलाइड तो आप कोई भी दे सकते हैं, मेटलिक फ्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। काय के लिए, अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, और यह हमारा AgBr PPT बन जाता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं मेटलिक फ्लोराइड से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, ये हम नोट्स में लिख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड is reacted with metallic chloride for the formation of alkyl क्लोराइड। ठीक है, इसमें हम अल्काइल हैलाइड या हैलाइड हम कोई भी दे सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई दिक्कत नहीं। अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कराते हैं मेटलिक फ्लोराइड से। यहाँ पे हम मेटल भी चेंज कर सकते हैं काय की फॉर्मेशन के लिए, अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे AgBr PPT हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अल्काइल क्लोराइड बहुत ईजिली मिल जाता है। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए। अब आप ये नोट्स बना लीजिए, मैं साइड में जाती हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाइए। बन गए नोट? तो अब ये तो एक मेथड देखा हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के, जो कि था हैलोजिनेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए, विच इज फ्रॉम अल्कीन्स। अब हम अल्कीन से कैसे बनाए अल्काइल हैलाइड। अल्कीन्स तो आप सभी को पता होंगी क्या होती है, CnH2n, ये होता है हमारा अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब यहाँ इसमें क्या होता है, अल्कीन्स हमारी रिएक्ट करती हैं एसिड्स से, अल्कीन्स रिएक्टेड विद एसिड्स। और इसमें होता क्या है, ये हमारी होती है एडिशन रिएक्शन, ये हमारी एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, एक जनरल वर्ड है, समझ लेते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन यानी कि ये कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन चेन की लेंथ हमारी इक्वल हो, तो ये हमारी हो गई सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन चेन की लेंथ हमारी डिफरेंट हो, तो वो हमारी हो गई अनसिमेट्रिकल अल्कीन। डबल बॉन्ड के इस तरफ तो एक ही कार्बन की चेन है और इस तरफ 2 कार्बन की चेन हो गई, तो ये हो गई हमारी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, तो अब हम इसमें पहला स्टेप देखते हैं, पहले देखते हैं फॉर सिमेट्रिकल
अल्कीन्स। पहले हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स में देखते हैं कैसे होता है एडिशन। तो ये हमने सिमेट्रिकल अल्कीन ले ली CH2 हमने हेडिंग क्या थी, अल्कीन्स रिएक्टेड विद एसिड्स। एसिड दे रहे हैं हम HBr, ठीक है। अब रिएक्शन में नाम लिखा है एडिशन रिएक्शन, यानी इसमें कुछ नहीं रिमूव होगा, इसमें सिर्फ जो ये हमारा एसिड हमने लिया है ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड क्या मतलब H+ होगा, इसमें Br- होगा, तभी तो ये एसिड बनता है हमारा। तो ये हमारे इसमें ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी हम इसकी रिएक्शन जानते हैं क्या होती है। एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ Br आ जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 Br, चाहे इधर H लगा लीजिए चाहे इधर Br लगा लीजिए, वो तो हमारी सिमेट्रिकल अल्कीन है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई अल्काइल हैलाइड की फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब हम देखते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन हमारी क्या होगी, CH3 CH11CH2 प्लस HBr। अब इसमें आप लोग बताइए कि किस तरफ H आएगा किस तरफ Br। ऊपर वाली तो सिमेट्रिकल अल्कीन थी तो उसी में H आ गया, उसी में भी किसी में भी H लगा रहे किसी में भी Br, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें किस में H आएगा किस में Br ये बताना पड़ेगा, वो देखते हैं हम। यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ तो नॉर्मल CH3 जो लिखा था वो लिखा है। अब हमें ये देखना है इधर H लगेगा या इधर H लगेगा। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताती हूँ किधर लगेगा। जिधर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उधर लगेगा H। तो इस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इधर लगेगा और Br इस कार्बन से लगेगा। ब्रोमीन हमारे इस कार्बन से लगेगा और हाइड्रोजन इस कार्बन से लगेगा। अभी ये ऐसा क्यों हुआ, अब हम ये इसके मैकेनिज्म की वजह से जानेंगे। आप लोग इस रिएक्शन को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो अभी हमने जो अल्कीन से हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करी थी उसका मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म जानते हैं। कौन से मैकेनिज्म से जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये तो आप सबको पता ही होगा, जैसे कि H+ हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इसने पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम देखते हैं, हमने एक एसिड लिया था HCl, उसने HBr दिया था, HCl ले ले कोई दिक्कत नहीं, एक एसिड ले लेना। ये हमारा डिसोसिएट होगा H+ और Cl- में। एसिड है तो वही H+ तो रिलीज करेगा ही। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए हम देखते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो हम चाहे किधर भी H और किधर भी हाइड्रोजन ऐड करा दें कोई दिक्कत नहीं है। अनसिमेट्रिकल में है दिक्कत, ठीक है। ये है हमारा। अब एक बार तो ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो सकता है और क्या बन सकता है, CH3 CH2 इधर को ब्रेक हुआ यानी इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, और नेगेटिव आएगा यानी कि ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आके इससे ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही दिखा देते हैं, यहाँ आके इससे ऐड हो जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है। और कौन सा केस बन सकता है इसमें, इसमें और कौन सा केस बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हुआ था, अब ये बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाए,
दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसमें क्या होगा, CH3 अब ये इधर को ब्रेक हुआ है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ चला जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, यहाँ पे चला जाएगा ये वाला इलेक्ट्रोफाइल और इसके नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारे दो मिले हमें प्रोडक्ट्स। तो कौन सा मेजर, कैसे बनेगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ मेजर माइनर की बात ही नहीं होगी, यहाँ हमारा प्रोडक्ट ही एक बनेगा। इन दोनों में से कौन सा आगे जाएगा रिएक्शन, कैसे पता चलेगा। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो है ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ये हमारा कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन है। ठीक है, और ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन है। ये कार्बन हमारा सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 0 डिग्री। ये बात हम सभी जानते हैं। तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट आगे प्रोसीड करेगा, ये वाला इंटरमीडिएट हमारा आगे प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। एज 2 डिग्री कार्बोकटायन is more stable than 1 degree कार्बोकटायन, hence CH3 CH positive CH3 will proceed in the reaction and will form CH3 CH Cl CH3। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये क्लोरीन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन इस पॉजिटिव चार्ज पे आके अटैच हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए हमारा हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पे हमारा एसिड वाला हाइड्रोजन जाएगा और जहाँ पे कम नंबर हाइड्रोजन होंगे वहां पे हमारा हैलोजन एटम जाएगा। तो ये हमारा था मैकेनिज्म जिसकी वजह से अल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर पा रहे थे। और वो कौन सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो हम देखेंगे मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ स्पेलिंग और नाम दिख रहा होगा क्या होता है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोजन एडेड टू द कार्बन एटम attached with double bond with large number of hydrogen atoms attached to it, but bromine is attached to double bonded carbon atom having less hydrogen atoms। ठीक है, कुछ नहीं है, मार्कोनिकॉव्स रूल वही है जो भी मैंने अल्कीन्स में एसिड्स के एडिशन वाली रिएक्शन कराई थी कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे और जो हैलाइड एटम है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होंगे। ये हमारा मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है और ये हमने क्यों होता है ये अभी हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले मैकेनिज्म से समझ ही लिया था कि हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होगा डबल बॉन्ड वाले जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे और हैलाइड एटम उस कार्बन से अटैच होगा डबल बॉन्ड वाले जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे और ये जिसके पास लार्ज हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी मार्कोनिकॉव्स रूल की बात। अब एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल ऐसा होता है कि अल्कीन्स में हम एसिड्स का एडिशन करा रहे हैं,
उस टाइम हमने कोई पेरोक्साइड ऐड कर दिया उसमें, तो जो मार्कोनिक ऑक्सीजन होता है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो होने लगता है, उसी को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन। हम यहाँ रिएक्शन देखते हैं फिर जानते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल वन CH2, और इसकी रिएक्शन हमने HBr के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हम यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो जो मार्कोनिक ऑक्सीजन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो होगा, यानी मार्कोनिक ऑक्सीजन में क्या रहा था, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जा रहा था जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करना है, यानी कि अब हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि हमें मार्कोनिक ऑक्सीजन अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करना है, और Br हमारा इसके पास जाएगा। और ये रिएक्शन हमारी सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही होती है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन वही है, जब पेरोक्साइड हम ऐड कर दें तो मार्कोनिक ऑक्सीजन हमारा रिवर्स ऑर्डर में फॉलो होता है। इस इफेक्ट को हम पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खलाश इफेक्ट भी कहते हैं, कि जब हम अल्कीन्स की रिएक्शन HBr के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो मार्कोनिक ऑक्सीजन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो हो गया, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास गया जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, और हैलाइड उस कार्बन के पास गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला भी बता देते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है C6H5CO का होल ट्वाइस O। ये होता है हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो आप मार्कोनिक ऑक्सीजन और एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन समझ ही गए होंगे। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन कुछ नहीं है, जब हम पेरोक्साइड ऐड कर दें और एसिड कौन सा हो, HBr ही होना चाहिए, और कोई एसिड नहीं चलेगा, एसिड HBr, और अगर हम पेरोक्साइड ऐड कर दें तो मार्कोनिक ऑक्सीजन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो होगा। यही हमारा होता है एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन। तो आप लोग इसे नोट कर दीजिए, आप लोग नोट जरूर बनाइए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो इसमें आगे देखते हैं, इसमें आप एक नोट लगाइएगा जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये बात आपको नहीं पता होगी तो आपके बहुत से क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड, मिथाइल and phenyl shifting is possible only in Markovny ऑक्सीजन, because in anti-Marconic ऑक्सीजन there is no generation of कार्बोकैटायन, ठीक है। जो हाइड्राइड शिफ्ट होती है, फिनाइल शिफ्ट होती है और मिथाइल शिफ्ट होती है, ये हमारी पॉसिबल होती है सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिक ऑक्सीजन में, क्योंकि मार्कोनिक ऑक्सीजन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसमें हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था। लेकिन ये हमारी शिफ्टें एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन में पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन में कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। वो एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन में हमारा फ्री रेडिकल्स से जाती है, जिसमें जो हमारा पेरोक्साइड होता है वो हमारा फ्री रेडिकल्स में ब्रेक होता है। तो उसमें कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए उसमें ये शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब हम इस बात को एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। CH3 CH CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट कराएंगे हम HBr से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 हमारा सिर्फ एज अ सॉल्वेंट है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हो गया? तो अब बहुत से बच्चों ने इसका आंसर ये बताया होगा CH3। क्या आपका आंसर ये है? CH3 CHBr CH3। जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन चला गया, जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन आइटम चला गया। आपका आंसर ये है, तो गलत है। क्यों? हम देखते हैं होगा क्या इसमें होगा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा है कंपाउंड। इसमें ये बॉन्ड इधर को ब्रेक करेगा क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ये इधर को ब्रेक किया तो इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। तो ये HBr हमारा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ब्रेक करेगा। H पॉजिटिव इससे आ जाएगा और बॉन्ड बना देगा और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब आप लोग कहेंगे कि ये Br नेगेटिव आएगा, इससे लग जाएगा। नहीं लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये बात अभी मैंने आपको बताई थी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, वो ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, वो ज्यादा स्टेबल होता है 0 डिग्री से। ये बात तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटी होनी चाहिए। ये तो हर पॉइंट पे काम आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो यहाँ का एच हम ये ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन 2 कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी फॉर्म हो सकता है इसे रीअरेंज करके, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। कैसे? ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है विच इज 3 डिग्री। हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ऐसे नहीं शो करेंगे हम। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H नेगेटिव निकला और ये अपना बॉन्ड लेके इधर चला गया। तो क्या बन गया? CH3 CH3, इस पे H नेगेटिव इसके पास गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, वो बन गया CH2 और इससे H नेगेटिव निकला तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अब Br नेगेटिव यहाँ आएगा और इससे लग जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। देन दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग कराई और हमारा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। अब आप एक बात और कह सकते हैं इसमें कि हाइड्राइड शिफ्टिंग कराई, हम यहाँ मिथाइल शिफ्टिंग करा देते। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है, हाइड्राइड भी है, इसमें से हम कुछ भी शिफ्ट करा देते। नहीं करा देंगे क्योंकि अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हाइड्राइड शिफ्टिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। हाइड्राइड शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मिथाइल शिफ्टिंग की हाइड्राइड शिफ्टिंग से कम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपके साथ मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम आपको बताएंगे इसके बचे हुए प्रिपरेशन मेथड्स। आप लोग इस लॉकडाउन के टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आपके पास सिर्फ 1 ईयर ही है पढ़ाई के लिए 12th की, अगर आप वो भी वेस्ट कर देंगे तो आपको एग्जाम्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप इस लॉकडाउन के टाइम को पूरी तरीके से यूज कीजिए हमारी वीडियोस को देख के, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।